जय हिंद, जय भारत। आज हम कक्षा 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब तक आपने 3 चैप्टरों में पढ़ लिया कि आरंभिक मानव पहले खाद्य संग्राहक था, अखेटक खाद्य संग्राहक था। धीरे धीरे उसने स्थायी निवास करना शुरू किया। अचानक 12,000 साल पहले जब हमारी जलवायु में परिवर्तन आया, अचानक गर्मी बढ़ने लगी, तो बड़े बड़े घास के मैदानों का फैलाव हुआ और उससे जो घास पर निर्भर रहने वाले जानवरों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी और मनुष्य ने उनको पालतू बनाना शुरू किया। और उसके साथ साथ 12,000 साल पहले ही उगने वाली घास में जौ और गेहूँ भी थे। ये भी घास के प्रकार हैं। तो मानव ने धीरे धीरे फसलें उगाना सीख लिया और साथ में जानवरों को भी पालतू बनाना सीख लिया। और साथ में उन्होंने अब जब उन्हें सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं तो उन्होंने स्थायी निवास करना भी शुरू कर दिया। पहले जो मनुष्य था वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता ही रहता था, क्योंकि उन्हें मांस प्राप्त करने के लिए उन्हें जानवरों के पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पानी के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और साथ में ऋतु जो थी वो अलग अलग थी। तो खाद्य मूल जो फल थे उसे इकट्ठा करने के लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उन्हें अपना स्थान परिवर्तित करना पड़ता था। मतलब वह स्थायी मानव नहीं था, वह स्थानांतरित होता रहता था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी मानव ने कृषि करना सीख लिया, एक जगह पर रहना सीख लिया और साथ में पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया। अब उसने जब उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होने लगी तो उसने एक जगह जगह पर स्थायी निवास करना शुरू किया और साथ में नगरों का विकास किया और भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हुई। इसमें उनके जीवन में चेंज आया और एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो आरंभिक नगर, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, तो आरंभिक नगरीय सभ्यता के बारे में इसका आपका बेसिक क्लियर होगा यहाँ पर। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी जहाँ पर कम शब्दों में बेस क्लियर करते हुए आपको प्राप्त होगी। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित करें और पूरे चैप्टर को ध्यान से रीड करें और अंत में आपको इसके नोट्स भी दिए जाएंगे। जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लोगे ध्यान से, उसके इफेक्ट, स्टोरी और कॉन्सेप्ट समझ लोगे और एंडिंग में जब आप नोट्स आपको दिए जाएंगे और आप उसे अपने कॉपी में उतारोगे तो आपका इस जो टॉपिक है, इसका विषय वस्तु आपको आसानी से समझ आ जाएगी। शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये आपको वैसे बताया गया कि जो प्राचीन जो भवन अब तक हमें साक्ष्य मिले हुए हैं उन्हीं में से एक जहाँ बताया गया है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे बुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर के लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब यदि वो उस चीज़ को पहले ही समझ लेते वहाँ के इंजीनियर, तो जो इतनी हजारों ईंटें वहाँ से निकाल ली गई और वहाँ के जो भवन, जो इमारतें वहाँ पर बनी हुई थी प्राचीन समय की, वो शायद बच जाती। तो इससे बहुत समय बाद में उन्होंने सोचा कि शायद यह ईंटें यहाँ क्यों हैं और इतनी मजबूत ईंटें यहाँ कैसे मिल रही है, जहाँ पहले से जहाँ मिट्टी में दबी जो है सब कुछ यहाँ पर कैसे है। बहुत बाद में जो है उन्होंने सोचा, यदि तब भी सोच लेते तो वो इमारतें शायद नष्ट ना होती।
आगे चलते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब जहाँ पर आपको 4700 साल पहले बताया गया है, मतलब कि वर्तमान से, अब से 4700 साल पहले। अब आप ईसा पूर्व की बात करोगे तो आप 2000 साल घटा दीजिए, लगभग 2021 चल रहा है तो 1 साल मत लीजिए, आप 2000 साल घटा दीजिए तो 2700 ईसा पूर्व क्या था, अभी नगरीय सभ्यता का आरंभ हो चुका था पंजाब वाले क्षेत्र में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से कहते हैं। क्योंकि जो हड़प्पा स्थल था वहाँ जो सबसे पहले उसी स्थल की खोज हुई थी, तो उसके आसपास क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र में मिलने वाली जितनी भी इमारतें थी, उसे उसी क्षेत्र के अंतर्गत यानी हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा जाने लगा। यही आपको इस टॉपिक में बताया गया है। इन नगरों की विशेषता क्या थी, तो अब इन नगरों की विशेषताएं आपको पता चलेंगी। डायग्राम देख लीजिए जैसे कि नीचे, जे ये हड़प्पा स्थल है, रावी नदी के किनारे सबसे पहले यह स्थल खोजा गया था। और इसके समकालीन ये जैसे सारे जे मिले, चहुंदड़ो मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, गिवेरी वाला, ये राखीगढ़ी, गालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोदड़ा, लोथल, ये सब मिले हैं। इसको इसी के समकालीन मानते हुए, मतलब कि इसी के साथ मानते हुए सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई है। तो इस सभी क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पूरे क्षेत्र को दे दिया गया है। इन नगरों की विशेषता क्या थी, तो अब इन नगरों की विशेषता के बारे में विचार करेंगे हम। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन जो है निचले इलाके में बना था। तो जो भी नगर विशेषता उसे 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी और पूर्वी, जो पूर्वी हिस्सा होता था वो ऊंचा होता था, और जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो ऊंचा होता था, और जो पूर्वी हिस्सा होता था वो नीचे होता था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, मतलब कि जो पश्चिम का भाग था उसे उन्होंने, जो ऊंचा भाग था उसे उन्होंने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। अब देखो, जो दोनों एक नगर विशेष है उसे पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित कर दिया गया। पश्चिमी का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और जो पूर्व का हिस्सा है वो नीचे है। अब दोनों नगरों के चारों तरफ क्या कर दी गई, दोनों भागों के चारों तरफ क्या कर दी गई है कि पक्की ईंटों से चार दीवारी कर दी गई है, सुरक्षा के लिए की गई होगी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। मजबूत ईंटें थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। अब नगर दुर्ग बोल रहे हैं तो मतलब किसकी बात हो रही है, नगर दुर्ग बोल रहे हैं तो किसी भी नगर विशेष के जो पश्चिम का हिस्सा होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसकी बात हो रही है। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो था वह पश्चिम में बसा हुआ था, और जो नगर दुर्ग था मतलब यह ऊपरी स्थल पर बसा हुआ था। तो इस पर हमें कुछ खास इमारतें मिली हैं। इनमें तालाब के बारे में बताया गया। पहले मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। आगे इसकी तस्वीर भी दी हुई है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो इस तालाब को बनाने के लिए, या फिर इस स्नानागार को बनाने के लिए प्लास्टर और ईंटों का प्रयोग किया गया था, और पानी का रिसाव ना हो इसके लिए उन्होंने प्लास्टर के ऊपर किसकी, चारकोल की परत चढ़ाई हुई थी।
इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो इसकी संरचना के बारे में बताया जा रहा है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें कोई ऐसे व्यवस्था नहीं थी जैसे आधुनिक जैसे पाइप लगी थी, नहीं। इसमें कुएं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो यह हर बार नहीं होता था, हर वक्त नहीं था होता था। कभी कभी कोई विशिष्ट समारोह वगैरह होते थे जहाँ इकट्ठा होते थे, तो अवसरों पर यह का इसे भरा जाता था। कालीबंगा और लोथर जैसे अन्य स्थलों में, कालीबंगा आधुनिक राजस्थान के उत्तरी हिस्से में पड़ता है और लोथर आपको पता है गुजरात में है। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड का मतलब है कि पहले यज्ञ वगैरह करते थे, तो जिस वर्गाकार भाग में वो आग जलाते थे और उसमें घी वगैरह डालते थे, उसे कहते हैं अग्निकुंड। आहुतियां देते थे तो साथ में अग्निकुंड का प्रयोग विशेष रूप से पंडित करते थे। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह, इसमें अनाज वगैरह रखा जाता होगा। ये देखो, ये स्नानघर दो तरफ से, इधर से और इधर से उतरने की व्यवस्था है। और चारों तरफ क्या बने हुए हैं, चारों तरफ जहाँ बनाए हुए हैं मकान, कितना व्यवस्थित ढंग से किया गया। इसमें पानी का रिसाव ना हो, इसलिए इसके जो तल था, इस पर प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और वैसे जो नगर दुर्ग था, नगर दुर्ग नहीं, जो स्नानगार था, यह इंटोर विशेष प्लास्टर से ही बनाया गया था। अब इनके भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। भवन कैसे बनाते थे, ये जहाँ पर निवास करते थे, और इनके नाले, मतलब कि जो पानी निकालने की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, और साथ में इनकी सड़कें कैसी थी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। दो मंजिले घर होते थे, एक या फिर दो। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के बीच में जो जगह होती थी वो खाली होती थी, वो आंगन होता था और उसके चारों तरफ मकान बना दिए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। अब हर घर में, अधिकांश घरों में यानी कि लगभग हर घरों में स्नानागार भी थे और कुछ घरों में कुएं भी थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। मेनहोल इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो उसमें जो कचरा वगैरह है, वो जब वो पानी नाली, बड़ी नाली से बह कर जाता है, तो जो कचरा वगैरह है वो एक जगह पर नीचे बैठ जाए और पानी के रिसाव में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अब नगरीय जीवन कैसा था, ये नाली का चित्र दिया गया है। ये नगर दुर्ग का चित्र है। जो घरों के नालियां होती थी उसे मेन नाली में मिला दिया जाता था, और जो होती थी ऊपर से, ये पीछे ढकी हुई है, आगे ये ईंटें उखाड़ ली गई हैं इसलिए ये दिखाई नहीं दे रही है आगे ढकी हुई। इस तरह व्यवस्था थी वहां पर। अब इनका नगरीय जीवन कैसा था, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। जहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मणकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। लिपिक जैसे जो मोहरों पर लिखने वगैरह का काम करते थे, वो होते थे लिपिक। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों में पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई हैं। हमें ज़्यादातर मोहरें मिली हैं, तो मोहरों पर जो लिखा गया है वो लिपिकों का ही काम होता था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ।
तो जब हम किसी स्थल पर जाते हैं तो वहाँ के रहन-सहन, रीति-रिवाज, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव के बारे में भी हमें पता चलता है और वही हम वहाँ आकर बताते भी हैं। तो जब ये भी यात्राएँ करते थे तो उन्हें भी सुदूर क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती थी। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। अब ऊपर-ऊपर आपको एक नाली का चित्र दिया गया है, नीचे आपको कुएँ का चित्र दिया गया है। इस तरह के बनाए जाते थे कुएँ। और इधर आपको एक मोहर दिखाई गई है, हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर जिसमें ऊपर जे भावात्मक लिपि में शायद लिखा हुआ है जिसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए। नीचे एक बहुत ही सफाई में उत्कीर्ण किया गया है एक जानवर का चित्र। और इधर आपको छोटे-छोटे खिलौने में दिखाए गए हैं जानवरों के। नगर और नए शिल्प। ये पत्थर हैं। इस तरह मतलब कि पत्थरों को बहुत ही सफाई के साथ और चौड़ाई लंबाई साथ में नाप कर बनाया जाता था पहले। बाटों का शायद किसी बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने के लिए इनका बाटों के रूप में उपयोग किया जाता होगा। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मणके बाट का फ़र्क है। जे देखो बाट ऊपर कितने जो व्हाइट में दिखाए हुए जो कितने बढ़िया लग रहे हैं। फल का बोलते हैं मणके देख लो जो नीचे ऊपर नहीं है, आगे दिखाएंगे। जे गहने हैं वहाँ के, ये इस तरह के गहने बनाते थे। जे गले में डालने के लिए, जे शायद कानों में डालने के लिए, ये भी शायद कानों में, ये भी गले में डालने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मैंने आपको पीछे अभी दिखा दिया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसे मृद भांड कहते हैं। वो मिट्टी के बर्तन होते थे। उस पर काले रंग से क्या की जाती थी, डिजाइनिंग की जाती थी। जो हमें वहाँ से मिली है एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जो उनके ऊपर शॉल, जो फूलों वाली पत्तियों का शॉल उड़ा हुआ दिखाया गया है। और इन पर ये ताबीर, जैसे माथे पर ताबीर बांधा हुआ, ये चीज़ दिखाई गई है। और ध्यान मुद्रा में की आंखें बंद की हुई हैं जो शायद ध्यान मुद्रा में जो है इसको इस तरह प्रदर्शित किया गया है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले आज से बात हो रही है तो 2000 साल पहले घटा दीजिए तो ईसा पूर्व तो बोलेंगे तो 5000 ईसा पूर्व क्या थी, मेहरगढ़ में खेती होने लगी थी, यानी कपड़ा बनने लग गया था। अभी खेती होगी तो कपास मिलेगी, कपास से कताई करके तो कपड़ा बनता था। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदाल के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैन से बड़ी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है, मतलब कि जहाँ पर सूत कताई भी होती थी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे मूर्ति बनाने के लिए तो एक विषय में मूर्तियाँ बनाने में ही लोग प्रशिक्षण लेते थे, शिक्षा लेते थे, तो उसे हम विशेषज्ञ की संज्ञा देते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मणके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक, अब मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है डायग्राम, पुरोहित की मूर्ति बता रहे हैं। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह तराशी गई है। मैंने अभी जो आपको पुरोहित की मूर्ति दिखाई उसके बारे में बात हो रही है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है बताया जा रहा है यहाँ। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें जो है पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब फैंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और हमें शंख प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। अब इसे कैसे तैयार किया जाता था? तो बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी।
बालू या फिर स्फटिक जो पत्थर हैं उन्हें लिया जाता था, उनका चूर्ण बनाया जाता था और उन्हें गोंद में मिलाकर हम फेंस तैयार करते थे। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जा जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मणके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। आगे हैं कच्चे माल की खोज में। तो कच्चा माल के बारे में बात हो रही है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग आज से 7,000 साल पहले होनी शुरू हो गई थी। ईसा पूर्व बोलेंगे तो 5,000 ईसा पूर्व होने लगी थी। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो कुछ जो अधिकांश वस्तुएं तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता के आसपास क्षेत्रों से मिल जाती थी, लेकिन बहुमूल्य जैसे धातुएं और विशेष जो पत्थर होते थे उनका वे आयात करते थे दूर दूर के देशों से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये फैक्ट हैं, आप इसे ध्यान से याद रखें। तो तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो दो स्थानों से राजस्थान और ओमान देश से तांबे का आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टिन कहाँ से मंगाई जाती थी? तो वो पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आपको पूछ ले भी सोने का आयात हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से करते थे? तो वो कर्नाटक से करते थे। अब आपको पूछ ले कि बहुमूल्य पत्थर जो थे उनका आयात कहाँ से करते थे? तो वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। और यदि पूछे भी तांबा कहाँ से मंगाते थे? तो तांबा हमारे ओमान देश से और राजस्थान से करते थे। और कांसा बनाने के लिए टिन का जो आयात करते थे वो ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ये फैक्ट है, आप इसे ध्यान में रखें। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे था? मतलब कि जो नगर में रहते थे, अब जो नगर में रहते हैं जैसे आधुनिक व्यवस्था है, नगरों में जो रहते हैं वह कणक वगैरह जो है वो खरीदते हैं। तो उनका उत्पादन कौन करता है? गांव के लोग करते हैं। तो ऐसी वहाँ व्यवस्था थी, वहाँ पर भी जो खाने का जो प्रबंध करते थे वो गांव के लोग करते थे। और जो शहर में शिल्पकार, लिपिक आदि रहते थे, तो वो उपकरण वगैरह बनाते थे। और जो गांवों के लोग होते थे वो उत्पादन करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता था। खेती की बात हो रही है। पहले तो उन्होंने हल का प्रयोग करना शुरू किया, तो ये एक नई बात थी कि उन्होंने खेती में हल का प्रयोग शुरू किया। दूसरी बात थी कि वो सिंचाई के लिए पानी का संचय करते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब गुजरात में हड़प्पाकाली नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हड़प्पा जब सभ्यता थी तो उसके समकालीन उसी समय में अन्य क्षेत्र जैसे गुजरात में भी कुछ नगरों का उद्भव हुआ था। तो उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है, उनके बारे में आपको जहाँ विस्तार से बेसिक रूप से बताया गया है। कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था।
कहाँ पर? कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। हड़प्पा सभ्यता के ही नगर थे और वो दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे उसे कितने भागों में बांटा गया था? मैंने आपको बताया। एक पश्चिम में जिसे हम नगर दुर्ग कहते हैं और दूसरा पूर्व में जिसे निचला नगर कहते हैं। 2 थे। लेकिन जो गुजरात में मिले हैं उसके समकालीन उसी समय में, तो यहाँ क्या था, जहाँ नगर को 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि जहाँ बता रहा है, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। अब वहाँ क्या था कि ईंटों की दीवार बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर दीवार किसकी बनाई गई है? यहाँ पर दीवार पत्थरों की बनाई गई है। ठीक है, तो जो बेसिक अंतर है आपको समझना है। इनके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तु पर ही पाए जाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के जो 4700 साल पहले के जो अभिलेख हैं वो हड़प्पा के जो हैं वो विशेषकर हमें मोहरों पर ही मिले हैं। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है धौलावीरा में, गुजरात के धौलावीरा में, जहाँ पर अभिलेख बड़े बड़े पत्थरों पर खुदे हुए हैं और कौन सी लिपि में? हड़प्पा लिपि में ही खुदे हुए हैं। भावात्मक जो उसकी लिपि थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है उसी में ही खुदे मिले हैं। तो यह बेसिक अंतर है दोनों में। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बहुमूल्य जो धातुएं दूर दूर से मंगवाते थे, तो उसमें गुजरात भी मेन था। वह गुजरात से मंगवाते थे। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल के बारे में बात हो रही है। खंभात की खाड़ी के पास साबरमती जी की एक ऊपर नदी है, वहां पर बसा हुआ है कौन? लोथल। वहां पर बहुमूल्य पत्थर थे और इस नगर में एक भंडार गृह भी था जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो है संभवतः मणके बनाने का काम होता था। और लोथल में बात हो रही है भी, लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ पर मणके बनाने का काम होता था शायद तक। पत्थर के टुकड़े, अधबने मणके, मणके बनाने वाले उपकरण और तैयार मणके भी जहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी क्या होती है? मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसे कि आजकल करते हैं। तो पुराने समय में ऐसे मोहर का उपयोग करते थे। मोहरबंदी जिससे होती थी। सभ्यता के अंत का रहस्य है। अब हमें पूरी तरह पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अंदाजे लगाए हैं, अपने अपने तर्क वितर्क दिए हैं, तर्क वितर्क दिए हैं। उन्होंने बताया है कि शायद इन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का अचानक ही पतन हो गया। तो यह एक रहस्य बने हुए है। अभी भी हमें पूरी रीति से नहीं पता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। लगभग साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब मान लो भी 4000 साल पहले ही मान लीजिए, एक साल का ज़्यादा फर्क नहीं है भी। 4700 लगभग 700 साल तो बहुत बढ़िया से चलती रही हड़प्पा सभ्यता। और फिर अचानक आप इसमें से आप 2000 घटाओगे तो लगभग 1900 ईसा पूर्व की बात करोगे, तो तब क्या हुआ था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अचानक पतन होना शुरू हो गया था। तो 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया
लेख अब देखो आपको यदि बोल दें कि 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ तो ये भी सही है। इसमें से 2000 साल घटा दिए गए हैं। अब आपको जितने साल लिखे इतने साल बोले तो ये भी सही है। इसमें 2000 साल जोड़ दिए गए हैं, बस इतना ही फ़र्क है। आपको तिथियों में कंफ्यूज नहीं होना है, तिथियों का ध्यान रखना है। और ईसा पूर्व और ईसा पश्चात या वर्तमान में भी आपको भेद अच्छे से करना आना चाहिए, तो ही आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से ये जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री की इतनी बड़ी जो हमारे इतिहास की स्टोरी है, इसे आराम से समझ पाओगे। तो तिथियों का क्रम ध्यान रखें। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। पहला कारण तो उन्होंने बताया कि नदियां ही सूख गई थी। दूसरा कारण अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। दूसरा उन्होंने बताया कि शायद जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। अब ईंधन जो नहीं मिलता था तो फिर ईंटें नहीं बनती थी और फिर उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था ही बदल दी। और शायद इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी व्यवस्था बदल दी होगी रहने की। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। शायद शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात हो रही है कि इसकी बस्तियां लगभग जो मेन बस्तियां थी वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। 1400 साल बाद की बात हो रही है यहाँ पर। अब आप ईसा पूर्व की बात करोगे तो लगभग 400 ईसा पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व हमारे जहाँ जो गंगा के जहाँ नगरीय सभ्यता बसी है, मौर्य साम्राज्य, उसकी बात होती है। वो क्या है, वो है द्वितीय नगरीकरण। तो 1400 साल पहले की बात हो रही है, तो आप इसमें से घटा दीजिए तो लगभग 400 साल पहले। 1400 साल बाद यानी लगभग 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व क्या हुआ था, द्वितीय नगरीकरण हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, गंगा नदी जो है वहाँ पर द्वितीय नगरीकरण मौर्य साम्राज्य काल के समय हुआ था। तो आपको इस टॉपिक इस बात से भी 1400 साल बाद इसे यह ध्यान रखना है, सीधा नहीं आपको याद रखना है कि 1400 साल बाद 1900 साल पहले क्या 1900 साल ईसा पूर्व पहले क्या हुआ था कि सिंधु सभ्यता का पतन लगभग हो चुका था। और उसके बाद 500 ईसा पूर्व क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण मौर्य साम्राज्य के समय गंगा नदी आदि क्षेत्र में हुआ। यह ध्यान बात रखनी है आपको यहाँ से। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। अब अन्यंतर इसके समकालीन दूसरे उपमहाद्वीपों में क्या हो रहा था, तो जहाँ अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में बसे हुए मिस्र के बारे में बात हो रही है, वहाँ क्या हो रहा था। अपने एड्रेस में मिस्र ढूंढो, आपको पता होगा मिस्र के बारे में। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले, अब जो है 5000 साल पहले बोल रहा है, तो 2000 साल घटाओ 3000 साल पहले, जब सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक पतन होना शुरू हो गया था, जो उससे पहले उसके बाद क्या हुआ था, अभी वहां पर पिरामिड बनाए जाते थे मिस्र में। तो 1900 ईसा पूर्व तक क्या हुआ था, अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन लगभग हो चुका था। 3000 साल ईसा पूर्व मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए।
जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवकों और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने के लिए की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे पहले ध्यान ज्यादा ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में कपड़े के विशेष मिले हैं। निम्नलिखित को सुमेल करो। तो तांबा कहाँ से मंगाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में? वो राजस्थान से मंगाया जाता था। सोना आप कर्नाटक से, टिन अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण है? जी आपको अब कर सकते हो। महत्वपूर्ण तिथियां: मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई? तो वो लगभग 7000 साल पहले हुई। नगरों का आरंभ कब हुआ? लगभग 2700 ईसा पूर्व या फिर 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? लगभग 1900 ईसा पूर्व। और अन्य नगरों का विकास कब हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बोला था ना ऊपर भी, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व या फिर 2500 साल पहले। इसमें से 2000 साल घटा दो तो कितने बचे? 500 साल बच गए। तो 500 साल ईसा पूर्व क्या हुआ था? द्वितीय नगरीकरण हुआ था, जो कि गंगा जमुना आदि क्षेत्र में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बारे में यहाँ बात होती है। इसके साथ हमारा जो चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके नोट्स रीड करते हैं। अब आप जब इस नोट्स को अपनी कॉपी में उतारोगे तो आपका जो चैप्टर पूरी रीति से क्लियर हो जाएगा। आरंभिक नगर, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत मुख्य रूप से हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। लगभग 150 साल पहले पंजाब से में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई है, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें व चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बनाया हुआ जैसे कि गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, ये चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। और जो हड़प्पा आपको कहाँ पर बसा हुआ दिखाया गया है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? हड़प्पा। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। नगर दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित थे। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में बड़ा था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है, जहाँ पर कहते हैं। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो धोलावीरा में जो नगर है, जो धोलावीरा नगर है, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया और हर भाग को पत्थर की चार दीवारी से घेरा गया है, जबकि जो जहाँ की बात हो रही है यहाँ ईंटों से घेरा गया है। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यह अंतर है दोनों में। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई जाती थी, जैसे मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष अवसरों पर होता था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी कुएं से भरा जाता था। यानी कि विशेषताएं हैं। तीसरा है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः जग किए जाते होंगे। हड़प्पा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो जैसे अन्य नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब भवन, नाले और सड़कें कैसी थी? घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे।
कई नगरों में ढके हुए नाले बनाए जाते थे जिनसे घरों की नालियों को जोड़ा जाता था। जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। अब उनका नगरीय जीवन कैसा था? तो यहाँ के शासक नगर की खास इमारतों को बनाने में की योजना बनाने में जुटे रहते थे। इन नगरों के लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। तांबे व कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जहाँ मिली सबसे आकर्षक धातुओं में मणके, बाट और फलक हैं, जैसा कि मैंने आपको फोटो भी दिखाई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे जिसे हम मृदभांड कहते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदार के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई आदि आदि का संकेत देती हैं। अब फेंस क्या था? फेंस को कृत्रिम रूप से भी बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फेंस से मणके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब आयात कहाँ कहाँ से किया जाती थी कोई भी वस्तुएं? धातुओं की बात हो रही है तो तांबा कहाँ कहाँ से आयात किया जाता था? तांबा पश्चिमी एशियाई देश ओमान तथा राजस्थान से आयात किया जाता था। टिन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोना आधुनिक कर्नाटक से आयात किया जाता था। जैसा कि आपको पता ही है कि कर्नाटक में प्राचीन समय से ही कोलार के क्षेत्र विशेष में सोने की खानें मिली हैं। तो तब हड़प्पा सभ्यता के समय भी वहाँ से सोने का उपभोग होता था, लेकिन ब्रिटिश के समय तो बिल्कुल ही साफ ही कर दिया गया वहाँ से सोना। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मिले हैं। तो उनका भोजन की व्यवस्था जो शहरों में रहते थे, शिल्पकार, दस्तकार और शासक रहते थे, तो उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी? तो वो गांव के लोग करते थे उनके भोजन की व्यवस्था। ये लोग अनाज उगाते थे तथा जानवर पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल तथा सरसों उगाते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन इन हलों के आकार के खिलौने मिले हैं। अंत पुरातत्वविदों को जो है संकेत मिला है कि वहाँ हलों का प्रयोग किया जाता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में हलों का प्रयोग होता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, वह हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो ये इस तरह वह भोजन की व्यवस्था करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर तो पहला धोलावीरा है। वहाँ पर जो है कच्छ के इलाके में रवदीर बेत के किनारे या खदीर बेत के किनारे नगर बसा था धोलावीरा। यह 3 भागों में विभाजित था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर लिखे जहाँ खुदे अभिलेख मिले हैं। सामान्यतः हड़प्पा के अभिलेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब लोथल दूसरा स्थल है गुजरात का। लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे मिला था जब बसा था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पत्थरों का विशेष यह केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाव पाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथर में एक बड़ा तालाब था, शायद यह एक बंदरगाह रहा होगा। यहाँ पर समुद्र में आने जाने वाली नाव रुकती थी। लोथर की बात हो रही है। यहाँ पर एक तो हमें मणके बनाने का उद्योग स्थल मिला है, स्थान मिला है, और एक हमें यहाँ पर तालाब मिला है, भंडार गृह मिला यहाँ पर, और जहाँ पर धातुओं से महत्वपूर्ण मणके आदि वगैरह बनाए जाते थे, ये साक्ष्य मिला है।
लोथर में एक बड़ा तालाब था, शायद यह एक बंदरगाह रहा होगा जहाँ पर समुद्र में आने जाने वाली नाव रुकती थी। यह इसका साक्ष्य विशेषता इसकी। तथा यहाँ पर संभवतः माल उतारा जहाँ चढ़ाया जाता होगा, जहाँ पर एक, क्योंकि जो समुद्र के किनारे था ना, तो शायद समुद्री का व्यापार जहाँ पर होता था। जहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मणके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मणके बनाने वाले उपकरण और तैयार मणके भी यहाँ मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता? हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 3900 वर्ष पहले शुरू हुआ था, या फिर 1900 ईसा पूर्व की बात कर सकते हैं। वो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं? तो अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले। आप ईसा पूर्व बोलोगे तो 500 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? तो 7000 वर्ष पहले। अब ईसा पूर्व बोलोगे तो 500 ईसा पूर्व। हड़प्पा जैसे नगरों का आरंभ लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। तो अब ईसा पूर्व बोलोगे तो लगभग 2700 ईसा पूर्व। हड़प्पा नगरी को अंत की शुरुआत लगभग 3900 ईसा पूर्व हुई। अब साल पहले हुई। अब ईसा पूर्व बोलोगे तो कितना बोलोगे? 1900 ईसा पूर्व बोलोगे। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको पहले चैप्टर पढ़कर सुनाया गया है सारा, और उसको छोड़ में समझाने की कोशिश की गई है। फिर आपको एंडिंग में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। और इस तरह से आपका जो आरंभिक नगर, जो ये चैप्टर 4 है कक्षा 6 हिस्ट्री का, जो है कंप्लीट होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अपनी स्टडी में कंटिन्यू रहें और अपनी स्टडी को बेहतर वे में आगे बढ़ाते रहें, और हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। रटा फिकेसी कुछ नहीं होता इससे। आपको हर चीज़ को अपने माइंड में एक स्टोरी की तरह समझना ही होगा। हिस्ट्री को समझने के लिए आपको इसकी कॉन्सेप्ट, फैक्ट और स्टोरी को क्लियर करना है। इस तरह आज का जो टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।